मेरा नाम धीरज अग्रवाल है और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू NoSQL डेटाबेस, टाइप ऑफ NoSQL डेटाबेस, डॉक्यूमेंट, की वैल्यू, कॉलम फैमिली एंड ग्राफ। हमारा टेबल ऑफ ये कंटेंट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, NoSQL डेटाबेस, SQL और NoSQL डेटाबेस की तुलना, टाइप ऑफ NoSQL डेटाबेस, की वैल्यू डेटाबेस, इसकी मुख्य विशेषताएं और लिमिटेशन, डॉक्यूमेंट NoSQL डेटाबेस, इसकी मुख्य विशेषताएं और लिमिटेशन, कॉलम फैमिली डेटाबेस, इसकी मुख्य विशेषताएं और लिमिटेशन, ग्राफ बेस्ड NoSQL डेटाबेस, इसकी मुख्य विशेषताएं, इसके टाइप्स, इसके मेन एल्गोरिथम और लिमिटेशन। और उसके बाद हम कंपेयर करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ टाइप ऑफ NoSQL डेटाबेस और लास्ट में हम MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ NoSQL डेटाबेस? NoSQL डेटाबेस जिन्हें नॉन रिलेशनल या नॉट ओनली SQL डेटाबेस भी कहा जाता है, ये ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस की तुलना में अलग तरह के डेटा मॉडल का उपयोग करते हैं। यह डेटाबेस बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, खासकर जब डेटा का संरचना, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो बार बार बदलता रहता है। जब डेटा को क्विकली एक्सेस और प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है तब भी हम NoSQL डेटाबेस का यूज़ करते हैं। NoSQL डेटाबेस की ज़रूरतें तब सामने आई जब ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस बड़े पैमाने पर डेटा को हैंडल करने में सक्षम नहीं हो पाई। कार्लो स्ट्रोजी द्वारा 1998 में एक लाइटवेट ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस बनाया जिसे उन्होंने NoSQL कहा, क्योंकि इसमें SQL इंटरफेस नहीं था। आधुनिक रूप में NoSQL डेटाबेस का उपयोग 2000 में बढ़ा, खासकर जब गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक जैसी कंपनियों को बड़े पैमानों पर डेटा स्टोर और प्रोसेस करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें SQL और NoSQL डेटाबेस की तुलना अगर हम यहाँ पे करें बेस्ड ऑन डेटा मॉडल, तो SQL डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड और टेबुलर डेटा होता है जहाँ फिक्स्ड स्कीमा की ज़रूरत होती है। जबकि अगर NoSQL डेटाबेस की बात करें तो NoSQL डेटाबेस में डेटा को स्केलेबल और डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर और एक्सेस किया जाता है, जिससे यह बिग डेटा और रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए अधिक उपयुक्त होता है। बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन की अगर बात करें, अगर SQL और NoSQL का कंपेयर करें तो SQL डेटाबेस में हम एसिड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, A फॉर एटोमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन और D फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये सपोर्ट करता है जो मजबूत कंसिस्टेंसी प्रदान करते हैं। NoSQL डेटाबेस बेसिकली अवेलेबल सॉफ्ट स्टेट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल का उपयोग करते हैं जो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी पर आधारित है। अगर हम स्केलेबिलिटी मापनीयता के थ्रू अगर हम कंपेयर करें SQL और नॉन SQL की, तो SQL डेटाबेस क्षैतिज मापनीयता वर्टिकल स्केलेबिलिटी का उपयोग करते हैं, यानी सिंगल सर्वर में पावर बढ़ाना। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का एक एग्जांपल देखते हैं। एक एप्लीकेशन है इसका, ये देखिए। सोचिए आपके पास एक सोशल नेटवर्क ग्राफ है जहां नोड्स लोग हैं और एजेस उनके बीच के दोस्ती के रिश्ते। अगर आप यह पता लगाना चाहें कि किसी व्यक्ति का फ्रेंड्स सर्कल क्या है, तो BFS एल्गोरिथम सबसे पहले उस व्यक्ति के डायरेक्ट फ्रेंड्स को चेक करेगा और फिर उनके फ्रेंड्स को, ताकि पूरा फ्रेंड सर्कल पता चल सके। तो आप देख सकते हैं ये BFS का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि पहले ये अपने नेबर्स, फिर उनके नेबर्स और कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ ट्रावर्सल का एक और तरीका है जिसमें एल्गोरिथम एक पाथ को जितना डीप हो सके फॉलो करता है और फिर बैक ट्रैक करके दूसरे पाथ को एक्सप्लोर करता है और फिर बैक ट्रैक करके दूसरे पाथ को एक्सप्लोर करता है। यह रिकर्सन या स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग करता है। देखिए, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया हुआ है, इस पर भी ABCDEF हमने लिया है, नोट्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पूरे डेप्थ तक आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमने A लिया, A के बाद हम D में गए, D के बाद हम यहाँ पर F में गए, पूरे डेप्थ में गए। F का कोई और दूसरा चाइल्ड नहीं है तो ये बैक ट्रैक हुआ तो F के बाद हम बैक ट्रैक होके कहाँ पे गए, D में गए, वापस गए। D के बाद में D का कोई और चाइल्ड नहीं है तो फिर से बैक ट्रैक होके हम कहाँ पे गए, A में गए। A के बाद में हमने चेक किया जो नेक्स्ट चाइल्ड है C है, तो हम C में गए। फिर हम C के बाद में फिर डेप्थ में आए, फिर E में आए। E के बाद में उसका कोई और चाइल्ड नहीं है तो फिर हमने बैक ट्रैक किया,
फिर से हम ई से फिर से वापस सी में गए, सी से फिर से हम वापस गए यहाँ पर ए में, और ए के बाद में हमने फिर हमको क्या मिला, बी मिला, तो हमने यहाँ पे बी लिखा। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक आउटपुट है। इस पर डिफरेंट टाइप के आउटपुट हो सकते हैं, जैसा अभी हमने लिया ए डी एफ सी ई बी, वैसे ही हम यहाँ से कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। ए से बी ले सकते हैं, फिर वापस बी के कोई चाइल्ड है नहीं तो फिर हम वापस जा सकते हैं, तो ए के बाद में सी ले सकते हैं, सी के बाद में ई ले सकते हैं, फिर सी ई का कोई चाइल्ड नहीं है तो फिर वापस बैक ट्रैक में सी में आएंगे, सी का फिर देखेंगे यहाँ पर कोई यहाँ पर चाइल्ड नहीं है तो फिर से बैक ट्रैक करके वापस आएंगे, फिर से हम डी में आएंगे और फिर एफ। तो ऐसे डिफरेंट पैटर्न इसके पॉसिबल। एग्जांपल लेते हैं, एक एप्लीकेशन लेते हैं इसका। यहाँ पर मान लीजिए आप एक भूल भुलैया के बाहर, सपोज आप कहीं गए हुए हैं, मेज है, भूल भुलैया है, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप DFS एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। ये एल्गोरिथम आपको एक रास्ते पर जितना आगे जा सकते हैं जाने देगा, और अगर वह रास्ता बंद हो जाता है तो आपको वापस ले जाकर दूसरे रास्ते पर डाल देगा। यह DFS का एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट है, इट इज़ ए ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम। ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम जैसे Neo4j में साइफर क्वेरीज का उपयोग ग्राफ में डेटा को रिट्रीव करने के लिए होता है। ये क्वेरीज SQL की तरह होती है, लेकिन स्पेसिफिकली ग्राफ स्ट्रक्चर के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती है। एग्जांपल देख सकते हैं, Neo4j में साइफर क्वेरीज का उपयोग करके आप यह क्वेरी कर सकते हैं, फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर कनेक्टेड टू द प्रोजेक्ट X थ्रू एनी रिलेशनशिप। यह क्वेरी आपको उन सभी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देगा जो किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट X से जुड़े हुए हैं। प्रिम्स एल्गोरिथम एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। प्रिम्स एल्गोरिथम एक ग्रीडी एल्गोरिथम है जो वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को जनरेट करता है। यह एल्गोरिथम हमेशा स्मॉलेस्ट वेट वाले एज से शुरू होता है और धीरे धीरे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को एक्सपेंड करता है, जब तक कि सभी नोड्स मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हिस्सा ना बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी एक नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग सोर्स नोड बोल सकते हैं। इस पर फिर क्या करेंगे, किसी भी एक नोड से हम चेक करेंगे कि उससे कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, फिर हम चेक करेंगे कि इसमें मिनिमम एज वेट कौन सा है, फिर हम उसके थ्रू क्या करेंगे, वहाँ से फिर नेक्स्ट नोड में जाएंगे। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें साइकिल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में एक नेटवर्क है जिसमें कई कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप उस नेटवर्क को इफ़िशिएंटली कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि टोटल वायरिंग कॉस्ट मिनिमम हो। देन प्रिम्स एल्गोरिथम का उपयोग करके आप उस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड कर सकते हैं जो कि नेटवर्क को सबसे कम कॉस्ट में कनेक्ट करेगा। जो नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि ग्राफ में दो नोड्स के बीच सबसे छोटा पाथ कौन सा है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम और ए स्टार सर्च एल्गोरिथम इसके लोकप्रिय उदाहरण हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक सिटी मैप को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ में से शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक सिटी मैप को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ में से शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना चाहते हैं जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सबसे कम डिस्टेंस में ले जाए। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम आपको उस शॉर्टेस्ट पाथ को इफ़िशिएंटली कैलकुलेट करके दे सकता है। ए स्ट्रिक सर्च एल्गोरिथम इस प्रोसेस को और भी ऑप्टिमाइज कर सकता है अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हेरिस्टिक पता हो। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिथम है इसका, इट इज़ ए पेज रैंक एल्गोरिथम। पेज रैंक एल्गोरिथम एक ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम है जो गूगल द्वारा वेब पेजेस की रैंकिंग डिटरमाइंस करने के लिए विकसित किया गया था। यह एल्गोरिथम वेब पेज के इम्पोर्टेंस को मेज़र करता है बेस्ड ऑन
इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह एल्गोरिथम वेब पेजेस के इंपॉर्टेंस को मेज़र करता है बेस्ड ऑन नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू देम। पेज रैंक यह बताता है, यह मानता है, पेज रैंक, इसको मैं फिर से इस पेज को रिपीट कर देता हूँ, इस पेज को फिर से रिपीट कर देता हूँ। पेज रैंक एल्गोरिथम एक ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम है जो गूगल द्वारा वेब पेजेस की रैंकिंग डिटरमाइंस करने के लिए विकसित किया गया था। यह एल्गोरिथम वेब पेजेस के इम्पोर्टेंस को मेज़र करता है बेस्ड ऑन नंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू देम। पेज रैंक यह मानता है कि एक पेज अधिक महत्वपूर्ण होता है अगर बहुत सारे महत्वपूर्ण पेजेस उस पर लिंक कर रहे हों। इस एल्गोरिथम में हर पेजेस को एक स्कोर असाइन किया जाता है जिसे पेज रैंक स्कोर कहते हैं। यह स्कोर हायर होगा अगर उस पेज पर ज़्यादा और हाई क्वालिटी लिंक्स पॉइंट कर रहे हों। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप वेब पर दो पेजेस को कंपेयर कर रहे हैं, पेज ए एंड पेज बी। अगर पेज ए पर ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स लिंक कर रहे हैं कंपेयर्ड टू पेज बी, तो पेज ए का पेज रैंक स्कोर हायर होगा और सर्च इंजन रिजल्ट में उसकी रैंकिंग भी बेटर होगी। पेज रैंक एल्गोरिथम की खास बात यह है कि यह सिर्फ लिंक क्वालिटी को ही नहीं बल्कि मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, पेज रैंक एल्गोरिथम की खास बात यह है कि यह सिर्फ लिंक क्वांटिटी को ही नहीं बल्कि लिंक क्वालिटी को भी ध्यान में रखता है, जिससे इनरिलेवेंट या लो क्वालिटी पेजेस आर्टिफिशियली हाई रैंक हासिल नहीं कर सकते। इस पेज को पूरा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पेज रैंक एल्गोरिथम एक रियल लाइफ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप एक वेब पेज पर दो पेजेस को कंपेयर कर रहे हैं, पेज ए एंड पेज बी। अगर पेज ए पर ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्सेस लिंक हैं कंपेयर टू पेज बी, तो पेज ए का पेज रैंक स्कोर हायर होगा और सर्च इंजन रिजल्ट में उसकी रैंकिंग भी बेटर होगी। पेज रैंक एल्गोरिथम की खास बात यह है कि यह सिर्फ लिंक क्वांटिटी को ही नहीं बल्कि लिंक क्वालिटी को भी ध्यान में रखता है, जिससे इनरिलेवेंट या लो क्वालिटी पेजेस आर्टिफिशियली हाई रैंक हासिल नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑफ ग्राफ बेस्ड NoSQL डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस को हॉरिजॉन्टली स्केल करना चैलेंजिंग हो सकता है। ग्राफ डेटाबेस में रिलेशनशिप्स और नोड्स के लिए ज़्यादा स्टोरेज ओवरहेड हो सकता है, खासकर जब ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है। यह स्टोरेज कॉस्ट को बढ़ा सकता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और लार्ज स्केल ट्रावर्सल की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना मुश्किल हो सकता है। ग्राफ डेटाबेस को अन्य डेटा सोर्सेस और सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना चैलेंजिंग हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ NoSQL डेटाबेस। यहाँ पे जो हमने एक टेबल लिया हुआ है, इसमें हमने फीचर्स के रिस्पेक्टिव में अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर किया है। इसमें हम जो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स यहाँ पे लिए हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर, की वैल्यू स्टोर, कॉलम स्टोर एंड ग्राफ स्टोर। जो फर्स्ट है, अगर हम डेटा मॉडल के बेसिस पे देखेंगे, जो फर्स्ट है डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस, इसमें JSON डॉक्यूमेंट्स में डेटा संग्रहित होता है। सेकेंड देखते हैं की वैल्यू स्टोर, इसमें की वैल्यू पेयर्स में डेटा संग्रहित होता है। कॉलम स्टोर में हम देखेंगे यहाँ पर तो टेबल्स में रो एंड कॉलम्स में डेटा संग्रहित होता है। और ग्राफ स्टोर्स में नोट्स और एजेस में डेटा संग्रहित होता है। हम अगर इसकी स्कीमा की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्टोर में डायनेमिक स्कीमा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर यूज होता है। की वैल्यू स्टोर में नो स्कीमा, केवल की एंड वैल्यूज़ के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। कॉलम बेस की अगर बात करें तो डायनेमिक स्कीमा, कॉलम फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर यूज़ होता है। और अगर ग्राफ बेस्ड की बात करें तो यहाँ पे स्कीमा ड्रिवन प्री डिफाइंड रिलेशनशिप यहाँ पर यूज़ होता है। यूज़ केस की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट स्टोर कॉम्प्लेक्स हियरार्किकल डेटा के लिए उपयुक्त है। की वैल्यू स्टोर सिंपल कैशिंग, रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए उपयुक्त है। कॉलम स्टोर की अगर बात करें तो इट इज़ ए लार्ज स्केल हाई थ्रूपुट ऑपरेशंस के लिए ये उपयुक्त है।
ग्राफ स्टोर की बात करेंगे तो ये नेटवर्क सोशल रिलेशनशिप के एनालिसिस के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डॉक्यूमेंट स्टोर में, तो देखेंगे यहाँ पर SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज, MongoDB क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ होता है। की वैल्यू की बात करेंगे तो ये सिंपल है, यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज यूज़ नहीं होता, यहाँ पे गेट एंड पुट ऑपरेशन से काम करते हैं। कॉलम स्टोर की बात करेंगे तो SQL लाइक क्वेरी लैंग्वेज, CQL यहाँ पे यूज़ होता है। और अगर ग्राफ स्टोर की बात करेंगे तो ग्राफ स्पेसिफिक क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ होता है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट स्टोर हाई परफॉर्मेंस फॉर रीड हैवी वर्कलोड्स, की वैल्यू स्टोर हाई परफॉर्मेंस फॉर लो लेटेंसी यूज केस, कॉलम स्टोर हाई राइट एंड रीड परफॉर्मेंस, और ग्राफ स्टोर की अगर बात करेंगे तो ऑप्टिमाइज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्वेरीज। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे डॉक्यूमेंट स्टोर का MongoDB है, CouchDB है। की वैल्यूज़ में फेमस है रेडियस, DynamoDB। कॉलम स्टोर में कैसेंड्रा, HBase, और ग्राफ स्टोर में Neo4j, ArangoDB। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगर आपने लेक्चर को देखा होगा प्रॉपर वे में तो आपको ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बोला गया है NoSQL का पूरा नाम क्या है, तो आपने पढ़ा, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, नॉट ओनली SQL। सेकेंड क्वेश्चन है किस NoSQL डेटाबेस में डेटा की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होता है, तो की वैल्यू पेयर के रूप में की वैल्यू डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। थर्ड क्वेश्चन है किस NoSQL डेटाबेस प्रकार में डेटा पॉइंट्स के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, तो इट इज़ ए ग्राफ डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस NoSQL डेटाबेस में डेटा कॉलम्स के रूप में स्टोर किया जाता है ना कि रो के रूप में, तो इट इज़ ए कॉलम फैमिली डेटाबेस। की वैल्यू डेटाबेस का सामान्य उपयोग क्या है, तो की वैल्यू डेटाबेस का सामान्य उपयोग क्विक लुकअप्स और कैशिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है किस NoSQL डेटाबेस को हियरार्किकल या नेटवर्क डेटा रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इट इज़ ए ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन NoSQL डेटाबेस नहीं है, तो आपको पता है MongoDB, कैसेंड्रा, Couchbase ये NoSQL डेटाबेस है बट MySQL नहीं है। रेडियस किस प्रकार का NoSQL डेटाबेस है, तो हमने देखा रेडियस इट इज़ ए की वैल्यू डेटाबेस, की वैल्यू टाइप डेटाबेस है, ये इसके आंसर है। कंक्लूजन, लास्ट में हमें कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ इस प्रेजेंटेशन में हमने SQL और NoSQL डेटाबेस के बीच की तुलना करते हुए NoSQL डेटाबेस के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। SQL डेटाबेस अपने स्ट्रक्चर्ड डेटा और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए जाने जाते हैं, जबकि NoSQL डेटाबेस अधिक लचीलापन, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रदान करते हैं, जो इन्हें आधुनिक एप्लीकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाते हैं। NoSQL डेटाबेस की 4 प्रमुख प्रकारों का हमने जिक्र किया, जिसमें की वैल्यूज़, डॉक्यूमेंट, कॉलम फैमिली एंड ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। प्रत्येक प्रकार की अपनी मुख्य विशेषताएं और सीमाएं हैं। इन विभिन्न प्रकारों की तुलना में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक NoSQL डेटाबेस का एक विशिष्ट उपयोग क्षेत्र है और सही चयन करने के लिए एप्लीकेशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। अंत में इस प्रेजेंटेशन के साथ प्रदान किए गए MCQ प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी समझ को और पुख्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस अध्ययन से आपको NoSQL डेटाबेस की अवधारणा और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त हुई होगी। थैंक यू।